नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के वास्को शहर में करेंगे जनसभा। वहीं अमित शाह गुजरात में संभालेंगे कमान। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुवाहाटी और बारपेटा में, प्रियंका गांधी वाड्रा गुजरात और महाराष्ट्र में करेंगी जनसभा। पार्टी की सीईसी बैठक में अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर होना है मंथन। वहीं कन्नौज में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। संदेश खाली में हथियार मिलने के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल हुई तेज। भाजपा ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तृणमूल कांग्रेस को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। चुनाव के दिन छापेमारी को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का किया छिड़काव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई बैठक। और खेल की खबरों में, आईपीएल में पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस के साथ भिड़ंत। वहीं दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का राजस्थान रॉयल्स के साथ होना है सामना। और आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव में 2 चरण के शांतिपूर्वक मतदान के बाद 190 सीटों पर उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। बाकी बचे 5 चरण के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और गोवा के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं शाम में ही दक्षिण गोवा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है और पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह राज्य में 3 जनसभा और एक रोड शो करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे वे पोरबंदर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 1:30 बजे भरूच और फिर 3 बजे पंचमहल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री शाम 4:30 बजे वडोदरा में एक रोड शो में भी शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वे आज असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे गुवाहाटी में दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बारपेटा में एक चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज वलसाड जिले के धर्मपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। इसके बाद महाराष्ट्र के लातूर में दोपहर 3 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर मंथन होना है। बैठक आज रात करीब 8 बजे होगी। इस बैठक के बाद कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और कांग्रेस ने अब तक इन दोनों सीटों से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और हो सकता है कि कांग्रेस राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी रण में उतार दे। तो लोकसभा चुनाव के बाकी 5 चरणों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल
पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार को लेकर मैदान में उतरे हैं। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। विपक्षी पार्टियां भी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बसपा के नेता आकाश आनंद भी जनमत साधने के लिए जनता के बीच जाएंगे। इंडी गठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार में चुनाव प्रचार तेज कर दिया। आम चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत गुजरात की सभी सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। वहीं ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम ठीक होता है, लेकिन जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। जो लोग भी ईवीएम का बहाना बना रहे थे, दरअसल ये ईवीएम बहाना है। जब हार होती है तो परिवार को बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है। ये लोग अंबेडकर जी का और संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं और आज इनको बताना चाहिए कि इनकी जो हिपोक्रेसी है कि तेलंगाना में चुनाव होता है, जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, पंजाब में ईवीएम ठीक होती है, पर जब केंद्र में चुनाव हारने वाले हैं तब ईवीएम खराब हो जाती है। आज ऐसे लोगों को एक जवाब देने का काम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है। संदेश खाली में हथियार मिलने के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस मामले में भाजपा ने राज्य सरकार के विरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाया। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुगान मजूमदार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता के घर से मिले हथियार विदेशी हैं। सुगान मजूमदार ने राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। ये जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है, एक टीएमसी के लीडर के रिलेटिव के घर से हुआ है, तो क्यों एक लाके रखा गया था तो वो लोग ही बता पाएंगे। इसको पकड़ के संदेश खाली के जो बेताज बादशाह रहे हमारे शेख शाहजहां, इनको पकड़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ये कहा कि संदेश खाली में बरामद विस्फोटक का इस्तेमाल एंटी नेशनल गतिविधियों में हो रहा था। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने और उसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। এবং আরডিএক্সের মতো বিস্ফোরক যেটা ভয়ঙ্কর দেশবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং হিজবুল মুজাহিদিন আইএস এর মতো গুন্ডারা ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্টরা করে। তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান ডিক্লেয়ার করে টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি সোল রেসপন্সিবল। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी संदेश खाली में भारी मात्रा में हथियार मिलने पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है। वहां अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही है। इतने हथियार मिलते हैं। ममता सरकार को तो एक तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने कल कई स्थानों पर छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने इन छापों में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की एक बम निरोधक टीम भी संदेश खाली के अगरहाटी गांव पहुंची थी। संदेश खाली में दिन भर चली तलाशी के दौरान सीबीआई ने हथियार और कारतूस बरामद किए। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में तस्वीरों के साथ दावा किया गया कि हथियारों के साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए। जेल में बंद तृणमूल नेता शाहजहां का सचित्र पहचान पत्र भी है। सीबीआई ने बताया कि 3 विदेशी रिवॉल्वर, एक भारतीय रिवॉल्वर, कोल्ट कंपनी द्वारा निर्मित पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, एक घरेलू बंदूक और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 1 मार्च को पश्चिम बंगाल की अपनी रैली में संदेश खाली मामले पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी इस मामले में वोट की राजनीति कर रही हैं। बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। और प्रधानमंत्री ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की चुप्पी पर भी जमकर निशाना साधा। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। वहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव के दिन संदेश खाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत भी की है। तो पत्र लिखकर शिकायत की गई है, लेकिन आइए आपको समझाते हैं कि संदेश खाली में आखिर कब कैसे ये सब हुआ है ग्राफिक्स के जरिए। तो संदेश खाली की अगर बात की जाए तो 9 फरवरी महिला प्रदर्शनकारियों ने आरोपी हजरा की प्रॉपर्टी पर हमला किया और उससे आग के हवाले किया। 10 फरवरी मामले में उत्तम सरदार की गिरफ्तारी हुई। ये क्रोनोलॉजी है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 फरवरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया। फरवरी 13 10 सदस्यों की महिला पुलिस टीम ने संदेश खाली गांव का दौरा किया तथ्य जानने के लिए। और फरवरी 14 लोकसभा की विशेष अधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के कई अधिकारियों को नोटिस दिया। वहीं ये नोटिस जारी किया गया था और भाजपा सांसद सुकांता मजुमदार ने शिकायत में कहा कि संदेश खाली गांव में घुसने के दौरान पुलिस ने उन्हें चोटिल किया। फरवरी 17 पुलिस ने गैंगरेप और जान से मारने का मामला दर्ज किया। आरोपी थे हजरा और उत्तम सरदार। फरवरी 18 शिवा प्रसाद हजरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बैकग्राउंडर है। लॉकेट जर्जरी महिलाओं के साथ अत्याचार इराक और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में महिलाओं की हालत को दिखाता है। ये पश्चिम बंगाल की महिलाओं के बारे में कहा गया। और फरवरी 20 कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सरेंडर करने के लिए कहा। और फरवरी 21 पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि संदेश खाली में हर जो शिकायत अब आएगी उसे पुलिस सुनेगी। पश्चिम बंगाल डीजीपी का कहना था कि दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही फरवरी 22 की अगर बात की जाए तो ग्रामीणों ने शाहजहां शेख के गैंग के सदस्यों द्वारा कब्जाए गए बच्चों के पार्क को मुक्त करवाया। और वहीं ग्रामीणों ने शाहजहां शेख की बात अगर करें फरवरी 23 की तो संदेश खाली में हिंसक प्रदर्शन हुआ और टीएमसी नेताओं की संपत्ति को भी जब्त किया गया और गांव वालों ने उसे आग के हवाले कर दिया। फरवरी 24 टीएमसी नेताओं के दल ने गांव का दौरा किया। संदेश खाली की अगर बात की जाए और लोगों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
फरवरी 25 टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी टीएमसी नेता शाहजहां का बचाव नहीं कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है और राज्यपाल सीवी आनंद ने राज्य सरकार से 72 घंटों में रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा था इस मामले पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आदिवासी लोगों की संपत्ति कोई नहीं छीन सकता और हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली गांव जाने की अनुमति दे दी। और ये टाइमलाइन थी जिसके जरिए हमने आपको समझाया कि आखिर संदेशखाली में कब क्या क्या हुआ। और कोलकाता से ही इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, सुप्रभात आपको। जिस तरह से अगर हम देखें तो सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ये सियासी उबाल है ये किस तरफ इशारा करता हुआ, कैसे हम माने कि अवैध जो हथियार हैं वो टीएमसी नेताओं के घर से निकल रहे हैं और ममता बनर्जी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है और वो चुप हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि बंगला में एक स्लोगन है तृणमूल कांग्रेस का, उसको कहते हैं एगिए बांग्ला, मतलब बंगाल आगे है डेवलपमेंट में। तो कल जो कुछ भी बरामद किए गए हैं उससे पता चलता है कि बंगाल किस तरह से आगे है, क्योंकि पहले मुंगेर से यहाँ पे हथियार लाया जाता था, अब विदेश से लाया जाता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंगाल की उन्नति हमको देखने को मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लिखे हैं कि चुनाव के दिन सीबीआई की इस तरह की जो कार्रवाई है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो कानून है वो कानून को बदलना चाहिए कि आगे जाके ये संविधान में परिवर्तन करके ये कानून लाना चाहिए कि जब जब चुनाव चले उस वक्त इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए, या जब जब कोई विरोधी राजनीतिक दल का सहमत ना हो तब तक इस तरह की कार्रवाई ना हो। मेरा समझ में ये नहीं आया कि इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि सीबीआई कब कार्रवाई करे, इसके बारे में तृणमूल कांग्रेस से अनुमति लेना पड़ेगा। चाहे चुनाव चले चाहे चुनाव ना चले, सीबीआई और किसी तरह से कोई भी, चाहे वो स्टेट की सीआईडी हो, प्रदेश की पुलिस हो, कोई भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि जब कुछ भी देश के लिए खतरा है, जब कुछ भी नागरिक के लिए खतरा है, तो कोई भी जांच एजेंसी वो अपना कदम उठा सकते हैं, चाहे वो चुनाव। लेकिन अवैध हथियारों का इतना बड़ा जो अगर हम भंडारण है, उसके लिए जो राज्य की पुलिस प्रशासन है या फिर ममता बनर्जी सरकार को जवाब तो देना ही होगा। और साथ ही साथ ये जो बात सामने आई है प्रसन्नजीत की, जो शाहजहां शेख के रिश्तेदार हैं उनके घर से ये सब की बरामदगी हुई है, बहुत सारे पेच फंसते हुए नजर आते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे ममता बनर्जी सरकार को। देखिए, मुश्किल इसी बात की है कि इतने सारे सवाल हो गया है ना, वो इतने सारे सवाल का जवाब देने के लिए शायद ममता बनर्जी के पास वक्त नहीं है। एग्जाम तो 3 घंटे की है ना, तो एग्जाम 3 घंटे की एग्जाम में इतने सारे सवाल का जवाब वो कैसे देगी? पहली बात तो है कि 2 दिन पहले 26,000 लोगों की नौकरी चली गई, उसका जवाब कुछ नहीं है। अब इस तरह की हथियार बरामद हो रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। अब इसीलिए ना इस तरह के जब हम जब परीक्षा में जवाब नहीं दे पाते तो उल्टा सीधा लिख कर आते थे, तो यह भी ममता बनर्जी उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया है। इसमें उन्होंने पहले बताया कि जो अदालत में जजों ने राय दिया है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। अब यहाँ पे संदेश खाली का इस तरह की हथियार बरामद होने के बाद उनका कहना इस तरह की इशारा है कि सीबीआई बीजेपी से मिले हुए हैं, इसीलिए चुनाव के दिन तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह की तलाशी अभियान चलाया गया है। तो ये सब सफाई, अगर आप क्या बोले, इसको अगर सफाई कहे, इसको अगर झूठ की पहाड़ कहे, इसको अगर पागलपन कहे, कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो हुआ है कल पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे हैं। और शाम को सीबीआई ने जिस तरह से तस्वीर जारी करके दिखा दिए हैं कि क्या क्या बरामद किया गया है। और प्रसन्नजीत, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। विदेशी रिवॉल्वर है और इस तो मतलब वही मेरा कहने की मतलब यह था कि बंगाल अभी आगे जाने की सोच रहे हैं
कि मुंगेर से नहीं लाकर अभी विदेश से रिवॉल्वर ला रहे हैं, तो इससे तृणमूल कांग्रेस को जवाब देना ही पड़ेगा। तो आगे अब कानूनी कार्रवाई की अगर बात की जाए प्रसन्नजीत, तो वो किस तरह का प्रारूप लेगी इस पूरे मामले पर? जी दोबारा पूछिएगा। प्रसन्नजीत, मैं जानना चाहूंगी कानूनी अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किस तरह से अब कार्रवाई जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी? नहीं, देखिए सीबीआई जो कुछ भी यहाँ पे अभी कार्रवाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे अदालत के निर्देश पर, ऐसा नहीं है कि वो अपने तरफ से किए जा रहे हैं। तो ये जो कुछ भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट सीबीआई को अदालत को जाके बताना पड़ेगा। और ये जो जिस आदमी के घर से ये सब कुछ बरामद किए गए हैं, वो तृणमूल की काफी करीबी है। और ये समझना चाहिए कि जब वाम मोर्चा हुआ करता था तो इससे जो जितने सारे असामाजिक तत्व है, ये सारे वाम मोर्चा से जुड़े हुए रहते थे। अब ये सारे तृणमूल से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई आसमान से गिरे हैं, तो ये तृणमूल से जुड़े हैं, तृणमूल की नेता की करीबी है, उनका रिश्तेदार है। तो ये जिस तरह से ये सब कुछ जमीन के नीचे गाड़ के रखा गया था, मतलब आगे जाके कोई बड़ी कार्रवाई करने की सोच या चुनाव में ये सब कुछ इस्तेमाल करने की सोच जो भी हो, लेकिन अब ये सब कुछ उजागर हो गया है, लोगों ने सब कुछ देखे हैं और लोगों को जो सिद्धांत लेना है वो लेंगे और अदालत की जो कार्रवाई है वो अदालत सीबीआई जाके बिल्कुल। और जितना भी बचाने या छुपाने की कोशिश की जाए, सच सामने आता है। आप प्रसन्नजीत हमारे साथ बने रहिएगा इस बड़े मसले पर, हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी? कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हमारे साथ प्रसन्नजीत लगातार बने हुए हैं इस बड़े मसले पर, जिस तरह से अवैध कई हथियार बरामद हुए हैं। अगर बात की जाए संदेश खाली से, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ प्रसन्नजीत की, संदेश खाली केस में सीबीआई की जो पहली एफआईआर है, अगर उसकी बात की जाए तो वो 25 अप्रैल को दर्ज की गई। इससे कहीं ना कहीं ये बात मालूम होती है कि आरोपी जो रसूख का इस्तेमाल, यानी राजनीतिक रसूख का या फिर राजनीतिक संरक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि कितने मामले हैं, चाहे ज़मीन हड़पने की हम बात करते हैं, महिलाओं से बदसलूकी का मामला है, अवैध हथियारों का मामला है, कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें लगातार देरी हुई है। हाँ देखिए, और ये जो एफआईआर किया गया है सीबीआई की तरफ से, ये एफआईआर रेप की एफआईआर है, 5 लोगों को एक्यूज बना के। मतलब इतने दिन तक सीबीआई ने अपना तहकीकात करने के बाद ही ये नतीजे तक पहुंचे हैं कि अब रेप का एक एफआईआर हम कर सकते हैं। तो मतलब पिछले 5 जनवरी से, और अगर हम बताएं कि पिछले 6, 7, 8 फरवरी से जो लगातार हम डीडी न्यूज पर इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ हुआ है, जो हुआ है वो खतरनाक कुछ हुआ है, जिस सारे चीजों को पुलिस की तरफ से दबाने की कोशिश किया गया है और पुलिस पूरी तरह से शासन और प्रशासन के साथ जुड़े हुए थे, ये सब कुछ अब जाके खुलासा होते जा रहा है। क्योंकि इतने दिन बाद सीबीआई का इस तरह की एफआईआर करने का मतलब ही ये निकलता है कि सीबीआई को आगे जाके तो ये अदालत में साबित करना पड़ेगा। तो साबित करने लायक सबूत उनके पास पहुंचने की बात, उनके हाथों पे लगने की बाद ही वो एफआईआर किए हैं। तो ये तो साफ है कि जब हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि, और पत्रकार सारे लोग जिनके ऊपर प्रशासन की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि पत्रकार लोगों ने एग्जैगरेट करने की कोशिश कर रहे थे, तिल को ताल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और पत्रकारों के ऊपर पूरी तरह से दबाव डाला गया, गिरफ्तार करके तरह तरह की उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करा के। तो मतलब वो सच नहीं था। सच ये है कि सीबीआई की तरफ से जो एफआईआर किया गया है, अब ये पूरी तरह से अदालत की सामने है और ये भी
उजागर, ये भी पूरी तरह से खुल चुके हैं लोगों के सामने कि प्रशासन और शासन ने अच्छा प्रसन्नजीत, हम लगातार ये समझते थे कि संदेश खाली का जब भी नाम आता है तो शाहजहां शेख का नाम आना लाजमी है, लेकिन शिबू हाजरा, उत्तम सरदारी, इनकी संलिप्तता भी सवालों के और संदेह के घेरे में है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, या हम यूं कहें कि इस ट्रेल को समझना होगा कि ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं। सारे के सारे ये सारे तृणमूल की नेता है, समझना ये जरूरी है। मतलब आपके पीछे अगर तृणमूल की झंडा है तो आप आजकल एक चीज शिबू हाजरा की शिबू हाजरा नहीं, शेख शाहजहां की कुछ फुटेज वायरल है सोशल मीडिया में। एक तरफ शेख शाहजहां ने सीबीआई, ईडी जैसे सेंट्रल एजेंसियों को चुनौती दे रहा है पूरे मिजाज से, संदेश खाली में बैठे मतलब किसी स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में कि हम देख लेंगे, हम ये है, हम वो है। और 2 दिन पहले उनको कोर्ट प्रोडक्शन किया गया था, तब रोते हुए अपने रिश्तेदारों के साथ वो प्रिजन वैन के अंदर से बात कर रहे थे। तो ये दोनों को साथ में लगाकर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि जब तक आपके पीछे तृणमूल कांग्रेस की और प्रशासन की संरक्षण है तो आप शेर हैं, और जब आप प्रिजन वैन के अंदर है आप चूहे या बिल्ली बन जाते हैं। तो ये हाल है बंगाल की। और अभी भी ये जो तृणमूल कांग्रेस की आरोप है कि चुनाव के दिन क्यों वहां पे सीबीआई का रेड किया गया, ये तृणमूल की तरफ से एक तरह से आप कह सकते कि वो डरे हुए हैं तृणमूल कांग्रेस कि इस तरह से अगर उनकी बिल्कुल अपने डिफेंस में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो उनको देना था, तो उन्होंने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और इस बड़े मामले पर आगे भी तमाम बुलेटिन्स में हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नैनीताल की, जहां के जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां के म्युनिसिपल अधिकारी ने आग पर नियंत्रण पाने की पुष्टि की है। अभी आई है, इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वो यही था कि जो एयरफोर्स के स्टेशन है उसको सुरक्षित रखा जाए, उनके चारों तरफ जो आग पहुंच रही थी उन स्टेशन तक उसको बुझाया जाए। स्थिति अब नियंत्रण में है, वो अभी भी लगातार प्रयास जारी है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।